हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसे लिखा है नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से। उसी का हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में। पार्ट 7 है अंतिम दौर 2। इसके 2 भाग हमने कवर कर लिए। आज हम भाग तीसरा यानी कि पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। उन्होंने लिखा, इसमें इस चैप्टर में अगर हम देखें तो क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार से नेहरू जी बता रहे हैं कि गांधी जी के आगमन के बाद जब उन्होंने कांग्रेस में अपना कदम रखे और भारत की जनता पर उन्होंने काम किया तो किस प्रकार से परिवर्तन हुए, वही सारी चीजें इसमें देख रहे हैं। ये सब गांधी जी के बारे में अगर देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये हमारा कि किस प्रकार गांधी जी के आने के बाद बदलाव हुए हैं। ठीक है, भारतीय मानसिक पटल पर उन्होंने लिखा है, भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना पूरी तरीके से कुछ और है। यह सबका मिला जुला रूप है। अर्थात भारत में ना तो पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि हिंदू रहते हैं, ना मुस्लिम रहते हैं, ना ही कोई और। ये हम सबका मिला जुला भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। ठीक है, तो मतलब क्या उन्होंने बताया कि भारत किसी एक जाति धर्म का नहीं है, ये मिला जुला रूप है, तभी तो हम पूरे विश्व में अलग हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैल सके। अर्थात मेरे घर के पास मतलब क्या हो गया, मेरा घर भारत जो है हर व्यक्ति के लिए अपना घर के जैसा है। हमारा जो देश है वो हमारे देश की संस्कृति कल्चर एक ऐसा है कि कोई भी आता है वो हमारे भारत की मिट्टी में बदल जाता है। ठीक है, मतलब अपने रंग में भारत रंग लेता है उसे। तो कह रहे चाहे कहीं का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वह यहाँ पर अपनी संस्कृति और अपनी स्वतंत्रता के साथ पूर्ण रूप से अपने आप को विकसित कर सके, स्वतंत्रता से फैल सके। लेकिन उनमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे और कोई आए बाहर से, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई आए और वह भारतीय संस्कृति में जज्ब हो जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर कोई मेरे पैर उखाड़ने की कोशिश करे तो मुझे ये कतई मंजूर नहीं होगा। अर्थात आप मेरे घर में आओ, मेरी संस्कृति को अपनाओ, खुशी से रहो, अपनी संस्कृति को विकसित करो, कोई मतलब नहीं है इससे में। लेकिन अगर आप चाहो कि मेरी संस्कृति को नुकसान पहुंचाओ तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कोटेशन आपको समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, दोनों ही कोटेशन गांधी जी के द्वारा दी गई। वो कह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर आए वो स्वतंत्रता से फैले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेशली अंग्रेजों के लिए बोला गया था कि कोई यहाँ पर आए और मेरे पैर उखाड़ने की कोशिश करे, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ठीक है, तो मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा था और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। मतलब ये है कि चाहे हम कुछ भी सीख लें, कितने विकसित हो जाएं, दूसरे देश के भ्रमण करके आ जाएं, अंग्रेजी सीख लें, कुछ भी सीख लें, लेकिन हमारी जड़ें हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़ी होनी चाहिए। तो वही यही कह रहे हैं कि आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित जरूर थे गांधी जी, कह रहे लेकिन मैंने अपनी कभी जड़ों को नहीं छोड़ा, उन जड़ों को मैंने मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और कभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए कोई गॉड स्थान था। एक होता है प्रमुख और एक होता है गॉड। ठीक है, तो गॉड जो है दूसरा कि पहले लोगों की भलाई, लोगों के बारे में सोचा, धर्म को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी है, वो उनके लिए गॉड है, मतलब सेकंड प्रायोरिटी है इसकी। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी गांधी जी के लिए क्या थी, वो कह रहे एक अधभूखे राष्ट्र का ना तो कोई धर्म हो सकता है, ना कला, ना संगठन। ठीक है, करोड़ों लोगों के मरते लोग करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वह मेरे लिए सुंदर है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे क्या बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि इंसान की पहली आवश्यकता क्या, रोटी, कपड़ा और मकान। पहले तो उसके भर के पेट भोजन चाहिए ना उसे। कोई भी व्यक्ति होता है फिर धीरे धीरे अपना अस्त्र उठाता चला जाता है। इस तरीके से गांधी जी कह रहे कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, हमारे भारत की जो स्थिति हो चुकी थी बहुत ज्यादा खराब, तो कह रहे एक अध भूखे कि जिस तरीके से हमारे ठीक से पेट नहीं भर पा रहे थे, उसका कोई धर्म नहीं होता उस राष्ट्र का, ना ही कोई कला, ना ही कोई संगठन, क्योंकि सब किस तरीके से बिखर चुके थे भारत में, वही चीज बता रहे हैं। और करोड़ों यानी कि भारत की जो जनसंख्या उसके बारे में करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए ये जो कुछ भी उपयोगी है वही मेरे लिए, मतलब जो भारत की जनता के लिए सही है वही मेरे लिए सही है। भारत की जनता मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहले मैं जनता को देखूंगा, धर्म बाद में देखूंगा और बाद में देखूंगा कुछ और। ठीक है, वो कह रहे पहले मुझे लोगों को देखना है, जो इनके लिए उपयोगी है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें और उसके जीवन के लिए शोभा की वस्तु अलंकार अपने आप में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग कोई भी काम करते हैं पहले अपने रोटी का इंतजाम करते हैं, फिर कपड़ों का, फिर रहने का, फिर तो अपने आप गाड़ी बंगला बाकी चीजें आ जाती हैं। तो पहले तो चीजें हमें कौन सी चाहिए, जो हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, पहले हम उसकी आवश्यकता जो है उसको पूरा करें, बाद में अलंकार करने, यानी कि जो हमारी सुंदरता के, फिर महंगे कपड़े ले लो, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छा मकान ले लो, फिर तो अपने आप आ जाते हैं वो। पहले हमारा जो बेसिक उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरी आकांक्षा है कि हर हर आंख से हर आंसू को पहुंच लेना। गांधी जी कह रहे कि भारत की जनता को मैं रोते हुए नहीं देख सकता हूँ कि भूख से व्याकुल है, तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, इतने गरीब, ऐसी जनता नहीं, मैं खुशहाल जनता चाहता हूँ। ठीक है,
मैं एक हंसती खेलती जनसंख्या जो भारत की है, मतलब वो उसमें निराशा नहीं चाहता हूँ, आंसू नहीं चाहता हूँ, एक खुशहाल परिवार चाहता हूँ मैं। आगे क्या बता रहे हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया है। सिंपल सी बात है, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी का व्यक्तित्व जो है बहुत ही ज्यादा आकर्षण था, ठीक है, आकर्षक था, जो भारतीय जनता, ठीक है, उनकी तरफ खिंची चली आई। उनकी जो विचारधारा थी, भले ही वो देखने में जिस तरीके के थे ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, भारत को खुश करने की, भारत को आजाद करने की, भारत की जनता को खुशहाल करने की जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वह लोगों को उनकी तरफ आकर्षित कर रही थी। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़ते थे, और ऐसा लगता था कि जो पहले भारत था हमारा, एक स्वतंत्र हंसता खेलता सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत, और फ्यूचर में कैसा होने वाला है, बीच में जो हमारी स्थिति खराब हो गई थी, उन दोनों को कड़ी को जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरीके से किसको देखा जा रहा था, गांधी जी को। और उन्होंने केवल अपने अनुयायियों को ही नहीं, बल्कि अपने विचारधारियों में भी उन तमाम तटस्थ लोगों में, जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। देखो कितनी अच्छी लाइन यहाँ पर दी गई है, इस चीज को आप समझेंगे। ये बताया गया मनोवैज्ञानिक, ठीक है, इसका मतलब क्या है मनोवैज्ञानिक का, कि भारत की जनता, ठीक है, किस प्रकार, वही जनता है जो अभी तक अंग्रेजों का अत्याचार सहन कर रही है, लेकिन उसी जनता ने अपने आप को आजाद कराया उन अंग्रेजों से। अब वो अत्याचार नहीं सहेंगे, अब विरोधी के रूप में एक तरीके से अपने आप को देख रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग थे, तटस्थ का मतलब, जो ना अंग्रेजों के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, ना ही वो भारतीयों के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, मतलब वो न्यूट्रल थे, एक तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो वही बताया जा रहा है कि गांधी जी ने हर एक जनता के, जितने भी लोग थे, हर एक प्रकार के व्यक्तियों पर काम किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एक किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, या फिर ऐसे लोग जो किसी तरीके से शांत बैठे हो। मनोवैज्ञानिक ढंग से काम किया है, अर्थात मानसिक जो है, क्योंकि इंसान शरीर से अपाहिज हो फिर भी चलेगा, लेकिन मानसिक तौर पर अगर वो अपाहिज है तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक हिंदी में कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वही गांधी जी ने मन पर काम किया, मनोवैज्ञानिक ढंग से काम किया, ठीक है। गांधी जी तो बड़े ऐसे बॉडी बिल्डर थोड़ा था कि देखने में तो सूखे साखे से दिखते, हड्डियां दिख रही थी उनकी, इतने कमजोर थे, लेकिन फिर भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो वही चाहते थे कि पूरे भारतीयों के दिमाग पर काम किया जाए, क्योंकि वह मन से हार चुके थे। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, और उस तरीके से उन्होंने सिर्फ लोगों पर ही नहीं, कांग्रेस पार्टी पर भी किया। लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था, जिसमें तरह तरह की राय होती थी, और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी भी अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी, मतलब दिखने वाले जिस तरीके से दिखते थे, और जिस प्रकार से वो निर्णय लेते थे, बहुत ही शांत पेशेंस के साथ कार्य करते थे, बहुत धैर्यपूर्वक। वही बताया गया कि कांग्रेस कोई एक छोटी मोटी संस्था नहीं थी, एक इस प्रकार की थी, सक्रिय थी, ठीक है, मतलब काम कर रहे थे। बहुत सारे उसमें लोग ऐसे जुड़े हुए थे जो विद्रोही भी हो सकते थे, कुछ मीडिएटर का काम कर रहे थे अंग्रेज और भारतीयों के बीच में, ठीक है। अनेक पक्षों का संगठन था, ऐसा नहीं था कि वो एक अलग से कोई ऐसा, तो उसमें जल्दी से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। तो गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि कई बार उन्हें झुकना पड़ा, और कई बार उनके अगेंस्ट में भी फैसले लिए गए। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और अपनी काफी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया, और इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ हमारे जो संघर्ष थे वो लगातार बढ़ने लगे, एक के बाद दूसरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कब ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये किस सन में प्रारंभ हुआ था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जाहिर सी बात है कि गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन किस डेट में किया था, किस सन में किया था, वो आपको बताना है। इसके कारण बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन सब मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया था, क्योंकि जब हम कोई भी काम करने चलते हैं, अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने परेशानियां भी उतनी बड़ी बड़ी, मुसीबतें भी बड़ी आएंगी। तो गांधी जी के सामने भी ये तो सब पता था कि अंग्रेजों को अगर देश से निकालना है, तो कोई ये तो अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले ऐसे तो नहीं है कि भाई खुद ही हम अपने एक तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन दिक्कतों से डरना नहीं था, क्योंकि हमें तो अपना देश आजाद कराना था। इसीलिए उनसे सख्ती से उनके जब भी हमारे सामने अंग्रेजों के खिलाफ ने आंदोलन किए, तो जो मुसीबतें आई, हमने डटकर उनका मुकाबला किया, सख्ती के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया, और एक के बाद इस तरीके से भारत में जो आंदोलन थे, उनकी प्रक्रिया जो थी वो तीव्र होती चलेगी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकार तंत्र से असहयोग जारी था। ये जब आंदोलन नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले भी, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था,
ठीक है। हालांकि उसका आक्रामक कि मतलब एक प्रकार से हम आक्रामक नहीं हुए थे, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर शासन जो थे बढ़ाते चले जा रहे थे और तरह तरह के नए नए नियम कानून लागू करते चले जा रहे थे। लेकिन हम धीरे धीरे स्लो प्रोसेस, एक तरीके से हमने पढ़ा था नरम दल और गरम दल, ठीक है। गरम दल ने क्या बोला कि आजादी हमें भीख में मांगने से नहीं मिलेगी, हमें छीननी पड़ेगी। तो जब तक हम आक्रामक नहीं होंगे तब तक हमें अंग्रेज नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उनको हमें मार के भगाना पड़ेगा। तुम मुझे आजादी दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। इस तरीके के नारे जब आए तब जाके भारतीय जनता में कि सब जनता आ गई कि कितना मारोगे, क्या करोगे, हमें तो बस देश आजाद चाहिए, मतलब चाहिए। इस तरीके की विचारधारा गांधी जी ने लोगों के अंदर पैदा की। और जो आंदोलन थे वो आक्रामक हो गए, पहले आक्रामक नहीं थे। सब जनता, क्योंकि पुलिस जैसी आती थी, अंग्रेज आते थे, वो सब डर से बैठ जाते थे, शांत हो जाते थे। उस तरीके के आंदोलन अब नहीं हो रहे थे, अब आक्रामक हो रहे थे कि कितनों को जेल में डालोगे, डालो। सब जनता बाहर थी कि जेल में डालने को हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, गोलियां खाने को तैयार है, लेकिन हमें अपनी आजादी वापस चाहिए। अब क्या हुआ, अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। जाहिर सी बात है कि जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, अलग अलग प्रकार की समस्या हमारे सामने आती जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे अपने भारत में भी कुछ समस्याएं आई। अल्पसंख्यक जैसे ओबीसी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में दो बड़े दल थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम, ठीक है। तो अब कांग्रेस की स्थापना हुई तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की भी स्थापना होगी। कांग्रेस पहले बन चुकी थी, मुस्लिम लीग बाद में बनी थी। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आप देख रहे जो पाकिस्तान के पहले वो बने थे राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग को, ठीक है। जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था। सांप्रदायिक मतलब है जात धर्म के नाम पर अलग अलग हो गए। वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए, मतलब अंग्रेजों का ये काम था कि किसी तरीके से अब उन्हें लग रहा था कि हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा करा जाए कि आपस में लड़ते रहे। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालना शुरू किया। पहले उन्होंने मुस्लिम्स के साथ क्या किया, थोड़ा थोड़ा उनको इस तरीके से कहा कि हिंदू आपको बेनिफिट नहीं दे रहे, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं, आपको ये नहीं वो, उनको तरह तरह के बेनिफिट दिए। बाद में फिर उनको तंग करना शुरू कर दिया, मतलब एक तरीके की दरार डाल दी, खाई बना दी कि हम उस दरार और खाई, जो दरार थी वो खाई बन गई, इतनी खाई बड़ी हो गई कि हमने इसको फिर नहीं भर पाया। अंततः हमारा हिंदुस्तान दो भागों में बट गया, ताकि उन्हें बहुसंख्यक के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे, वे धार्मिक अल्पसंख्यक थे। क्योंकि यूरोप में क्या है, वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने अलग ढंग से हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक थे वो धार्मिक तौर पर, तो धर्म के बीच में एक तरीके से कि हिंदू मुस्लिम के तरीके से हो गया, ठीक है। जाति दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में ना कभी उठे थे और ना उठ सकते हैं। धर्म इन जातियों विभिन्नताओं से ऊपर था। जातियां या तो एक दूसरे से मिल से जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती हैं। जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय या भाषिक विरासत नष्ट नहीं की जाती है, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने लिया। यह एक संकीर्ण समुदाय था, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि भारतीय मतलब भारतीय, ना कोई जाति ना कोई धर्म। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ऐसा बीज डाल दिया गया कि वह एक तरीके से राजनीति में किसका मामला आ गया, धार्मिक। जब राजनीति में आप धार्मिक को जोड़ दो, धार्मिक में राजनीति को जोड़ दो, तो एक संकीर्ण सोच हो जाती है। क्योंकि राष्ट्र में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, आपका मैन जो है वो राजनीति में मतलब क्या हो गया, धार्मिक। राष्ट्रीय नहीं आना, राष्ट्र ऊपर है, धर्म बाद में है, ठीक है। इस तरीके की सोच जब आ जाती है तो वो संकीर्ण सोच हो जाती है। होता है कि मानसिक रूप से अपना अधिकार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती है। क्योंकि वो कहने को तो राजनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाति धर्म के नाम पर उस समुदाय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर वहां राष्ट्र की भावना खत्म हो जाती है, वहां जातिवाद रह जाता है, धर्मवाद रहता है। इस तरीके से कांग्रेस सांप्रदायिक दल हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये चिंता थी, क्योंकि कांग्रेस में पहले हिंदू मुस्लिम सारी जातियों के लोग थे, ऐसा कोई धर्म को लेकर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंता हो रही थी, वो इस तरीके से चिंता कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भारत जातियों में धर्म के लिए बढ़ जाए अलग, ताकि प्रगति के मार्ग में रुकावट को दूर किया जा सके। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। तो ये जो कांग्रेस थी वो चिंता कर रही थी। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा तमाम धर्मों के लोग भी थे, सिख ईसाई आदि लोग भी शामिल थे। क्योंकि कांग्रेस कोई पर्टिकुलर एक हिंदू धर्म का नहीं था, वो तो सभी के लिए, राष्ट्र के लिए संस्था थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कह के जाति धर्म को बीच में ला दिया। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उनकी मजबूरी थी। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। क्योंकि कांग्रेस के सामने तो क्या थी, किसी तरीके से हमें स्वाधीनता चाहिए, अपना राष्ट्र स्वतंत्र कराना है। कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी, पर उसे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए।
इसीलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों को स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीके से भी सहमत किया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं था, कांग्रेस नहीं चाहती थी भाई सबको एक ढांचे में, एक सांचे में बांध दिया जाए। भाई अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को आप विकसित कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर क्या है, राष्ट्रीय संस्कृति। ठीक है, दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही। कौन कौन से? कि भाई ठीक है, आप हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी अपनी प्रादेशिक, अपने क्षेत्रीय स्वतंत्रता आपकी अपनी रहेगी, लेकिन जैसे मान लीजिए वर्तमान में 28 राज्य, तो यूपी का अपना एक है, ठीक है, राजस्थान का अपना है, लेकिन इन सबसे ज्यादा क्या है, भारत। ठीक है, तो वही कांग्रेस का था कि अपनी प्रादेशिक स्वतंत्रता बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सारी बातें मान रहे, लेकिन दो बातें अड़िग रहेंगी जिसपे हम हट नहीं सकते, अपनी बात को मतलब एक तरीके से टिके रहेंगे। वो कौन थी? राष्ट्रीय एकता। कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हम राष्ट्रीय एकता, यानी कि हम सब एक है। दूसरा लोकतंत्र, यानी कि सबको समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को, किसी एक क्षेत्र को अलग से स्वतंत्रता नहीं। लोकतंत्र यानी कि जहां जनता की बात को सुना जाए, समान भाव से देखा जाए, और सब राष्ट्रीय धर्म हमारा सबसे ऊपर होगा। वहां क्षेत्रीय बात, आप स्वतंत्र कुछ भी करो, लेकिन जहां राष्ट्र की एकता, अखंडता पर बात आएगी, वहां फिर आपको राष्ट्र के हित में जाना पड़ेगा। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। इस तरीके से जो कांग्रेस थी वो बल दे रही थी कि किस तरीके से भारत की जनता को एक किया जाए और स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ा जाए। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांतों में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता, लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उनकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का अस्वीकार था। ठीक है, वो एक तरीके से दिखावट थी, वो क्यों हमारा भला चाहेंगे अंग्रेज। ठीक है, वो छोटे मोटे सिद्धांतों में तो काम करते रहे शुरू में जब कांग्रेस बनी थी, लेकिन सीधे तौर पर वो चाहते थे किस तरीके से कि दोनों एक ना हो पाए, हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी जाए, और वही लास्ट में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, माना नहीं। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा कर दी कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन के संघर्ष और फूट के प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। और आखिरकार कांग्रेस को खुले तौर पर यह घोषणा करनी पड़ी, ये बोलना पड़ा भारतीय जनता के सामने कि ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? फूट डालो और शासन करो। वो जनजीवन में, यानी कि आम जनता में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार हमें उकसा रहे थे और भड़का रहे थे, आपस में जो फूट डालने का काम वो कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमें कह रहे थे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यही कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है, हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल ना ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। क्या कह रहे थे कि भाई ये तो गलत है जो तुम लोग कर रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद कह रहे थे जा जाके आम जनता के बीच में कि ये लोकतंत्र क्या है, ये तो गलत है तुम्हारे लिए, ये सब तरीके, क्योंकि तुम्हारी अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपना क्षेत्र है, इस तरीके की चीजें उकसा रहे थे भारत की जनता को। एक तरफ गांधी जी, कांग्रेस भारत की जनता को एक कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज एक होने से उनको मना कर रहे थे और तरह तरह से सांप्रदायिक तौर पर उनके सामने समस्याएं खड़ी कर रही थी। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, इसके हमने कठिन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए रखे हैं। ठीक है, यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिवादी समुदाय हैं, इनमें कुछ यहाँ की जमीन की उपज और कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया। संख्या की दृष्टि से भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद थी। बीते हुए दिनों में अंग्रेज की नीति मुसलमान लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने और उनके सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही, मिस्टर जिन्ना की मांग के आधार पर। और उन्होंने क्या किया, फाइनली अंग्रेज जो थे कामयाब हो गए और उन्होंने मुस्लिम्स के दिमाग में ये डाल दिया कि भाई तुम्हें तुम्हारा अधिकार के लिए अलग राष्ट्र की मांग करो। और इस प्रकार से उसका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मोहम्मद अली जिन्ना ने, मिस्टर जिन्ना कौन कह रहे हैं? अंग्रेज कह रहे हैं। ठीक है, मां की आप मांग करो, एक नया राष्ट्र बनाओ, नया सिद्धांत बनाओ, जहां आपके अपने खुद के धर्म के नियम कानून चलेंगे, इस तरीके से। और फाइनली जिन्ना ने क्या कहा कि मुझे एक नया राष्ट्र चाहिए, अर्थात एक नया देश चाहिए, जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी। भारत में दो राष्ट्र होंगे, हिंदू और मुसलमान। ये काम अंग्रेजों ने किया और हम हमारे ही अपने लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनली हमारा जो भारत था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, दो ही क्यों मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता के आधार धर्म है, तब तो भारत में बहुत सारे राष्ट्र होने चाहिए। ठीक है, अब कांग्रेस सरकार और गांधी जी का कहना क्या है कि भाई दो क्यों, फिर तो बहुत सारे, अगर धर्म के आधार पर ही करना है तो भारत में हिंदू मुस्लिम थोड़ा ना रहते हैं, इसके अलावा तो और जाति हैं, फिर तो कई सारे राष्ट्र बनने चाहिए। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें बहुराष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को पाकिस्तान का और या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि वे तो पूरे देश की थी ना, वो तो एक ही देश था। एक परिवार के दो व्यक्ति अलग अलग अगर रहने लगे, अलग अलग घर बना के, तो समस्या थोड़ा ना खत्म होंगी, समस्याओं पे काम करना पड़ेगा ना। दो अलग अलग जगह रहने थोड़ा समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो वही चीज भारत के साथ भी थी।
ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो मैंने आपके लिए दिए, हर स्लाइड में आपको दिए, तो आप इसके आगे के दोनों पार्ट भी देख लें और पूरे कठिन शब्दार्थों को लिख लें। एक बार वीडियो को ध्यान से सुन के उसका नोट्स बना लें और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके